क्लास 11 साइंस स्ट्रीम के प्यारे बच्चों, आज मैं अपने ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम करता हूं। मैं डॉक्टर राजेश तिवारी, केमिस्ट्री टीचर। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको समझना पड़ेगा कि आप जब आप 10th से 11th में जा रहे हैं तो थोड़ा सा अब आपका जो लेवल है वो ऊंचा हो जाएगा, बुक्स का नंबर बढ़ जाएगा, बुक्स का जो कंटेंट है, जो उनका लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो आपके केमिस्ट्री में क्लास 11th में 2 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक का जो पहला चैप्टर है, वो फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर है, उसका नाम है रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका पहला चैप्टर है। असल में जो आपका पहला चैप्टर है, एक तरह से 9th और 10th के वे टॉपिक जो क्लास 11th में केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं, उन्हीं का वो समराइज्ड फॉर्म है, एक तरह से रिवीजन है। तो उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मूल अवधारणा या मूल कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उसका है, उसको आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं। बाकी बातें समय समय होती रहेंगी। मैंने बता दिया 2 बुक्स आपके पास हैं। फर्स्ट बुक मेनली आपका फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और सेकंड बुक में आपका जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ फैमिली जिसके अंदर है और कुछ पार्ट उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट बुक में फिजिकल केमिस्ट्री और कुछ पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, और सेकंड बुक में जो आपके इनऑर्गेनिक की जो फैमिली हैं, जो आपके कोर्स में आपने चार फैमिली हैं, वो 4 फैमिली और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो उसी तरह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि फर्स्ट बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, और इसमें टॉपिक कौन सा है? हम लोग का मूल अवधारणा, मूल कॉन्सेप्ट। अब बच्चों, मोल क्या होता है? तो मोल जानने के लिए एक बड़ी सिंपल सी बात आप ये समझिए कि मोल क्या है। कि जैसे आप जानते हैं कि आप लोगों ने मूल राशियाँ और उनके मूल मात्रक पढ़े हैं। जैसे आपने कहा आपको लंबाई नापना है तो आपको छोटी से लेकर बड़े तक काम उसकी इकाइयाँ नापने की इकाइयाँ होती हैं। माइक्रोन से माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, आप सब पढ़े हैं। ऐसे अगर आपको द्रव्यमान नापना होगा, द्रव्यमान की इकाई होती है, छोटे से मिलीग्राम से लेके बड़े बड़े टन तक होते हैं। उसी तरह से हमको केमिस्ट्री में अगर किसी कंपाउंड, किसी सब्सटेंस के बारे में अगर बात करना हो तो उसकी भी कोई इकाई होनी चाहिए, और उस इकाई को हम कहते हैं मोल। तो मोल क्या है? एक इकाई है। हम कह सकते हैं मोल क्या है? इकाई है, यानी वास्तव में क्या है? इसको हम यूनिट कहते हैं। इसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ केमिस्ट। केमिस्ट्री के जो विद्वान होते हैं, जिनको हम लोग केमिस्ट कहते हैं, वो यूनिट ऑफ केमिस्ट्री या यूनिट ऑफ केमिस्ट आप कह सकते हैं। केमिस्ट्री एक यूनिट है। जैसे लंबाई नापने के लिए मीटर होता है, द्रव्यमान के लिए आप कहते हैं आपका मीटर या किलोमीटर होता है, उसी प्रकार से किसी पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने की जो इकाई उसको हम कहते हैं मोल। मोल क्या है? इकाई है। इसी प्रकार से मोल की एक और बात है कि मोल एक इकाई है, पहली बात आपने कहा। दूसरी बात आप कह सकते हैं कि मोल एक संख्या भी है। क्या है? मोल एक संख्या है, नंबर, एक संख्या है, मतलब मोल इज ए नंबर। मोल इज ए नंबर, एक नंबर। और वो नंबर क्या है? जैसे मान लिया आपने कहा होगा दर्जन, हम लोग जानते हैं दर्जन का मतलब होता है 12। जैसे मैं कह दूँ मेरे कक्षा में 1 दर्जन विद्यार्थी बैठे, मतलब क्या हुआ? 12 विद्यार्थी बैठे हैं। 1 दर्जन केला मांगेंगे तो आपको 12 केला वो देगा। 1 दर्जन मेज मतलब 12 मेज, 1 दर्जन ट्रेन मतलब 12 ट्रेन। यानी दर्जन का मतलब जैसे होता है 12, उसी प्रकार से जैसे आप कहते हैं कि 1 दर्जन का मतलब है, तो 1 दर्जन का मतलब होता है कोई 12 चीज, 12 वस्तुएं। 12 वस्तुओं को हम 1 दर्जन कहते हैं। उसी प्रकार से एक मोल जो है वो क्या है? एक संख्या है, और उसका मान कितना होता है? वो बड़ी संख्या है। उसका मान होता है 6.022 × 10⁻23। तो इस संख्या के बराबर किसी पदार्थ को हम यहाँ पर एक मोल कहते हैं। जैसे मान ली कोई कहे आपसे कि 1 मोल सोडियम परमाणु, मतलब आप क्या समझेंगे कि इतने सोडियम परमाणु को, मतलब 6.022 × 10⁻23 सोडियम एटम को हम कहेंगे 1 मोल सोडियम। जैसे कोई कहे कि 1 मोल वाटर मालिक, उसका मतलब क्या समझेंगे? आप कहेंगे असल में वास्तव में इसको हम एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। ये एवोगैड्रो संख्या है, इसको आप याद कर लेंगे। एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रो की संख्या है, वैज्ञानिक एवोगैड्रो। तो इसकी संख्या आप याद कर लीजिए। इसी संख्या के बराबर परमाणुओं को हम 1 मोल परमाणु कहेंगे। मॉलिक्यूल होगा तो इतने संख्या में हमारे जो मॉलिक्यूल उनको हम 1 मोल कहेंगे। जैसे वाटर के 1 मोल का मतलब क्या है? तब हम बताएंगे कि एवोगैड्रो संख्या यानी कि 6.022 × 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल को हम कहेंगे 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल।
या CO2 होगी तो इतने मालिक्यूल को हम कहेंगे 1 मोल ऑफ CO2, या इतने ही मालिक्यूल को हम अगर हमको ग्लूकोज की बात करता है तो हम कहेंगे एवोगैड्रो संख्या यानी कि संख्या जो है इसके बराबर ग्लूकोज मालिक्यूल को हम 1 मोल मालिक्यूल कहेंगे। तो मोल एक संख्या है, ये बात आप क्लियर कर लिए। अब जरा सोचिए, अगर हम आपके पास आए और कहें हमको 1 मोल पानी दे दो, क्या मान लीजिए हमारे लैब में सपोज करिए कि हमारे H2SO4 है, H2S सल्फ्यूरिक अम्ल आप जानते हैं, अगर हमारे लैब में एक सल्फ्यूरिक अम्ल खत्म हो गया, मैं पड़ोसी के यहाँ जाऊँ किसी स्कूल में कहूँ भाई हमको उधार 1 मोल आप H2SO4 दे दो, तो क्या इतना वो गिन पाएगा? अरे उसकी पीढ़ियाँ बीत जाएंगी फिर भी इतना वो गिन नहीं पाएगा, बहुत बड़ी संख्या है। तो अगर हमको प्रैक्टिकल करना है, हमसे कोई कहे कि 1 मोल H2SO4 और 1 मोल जिंक का रिएक्शन कराओ, तो मैं इतना क्या गिन पाऊंगा? कभी नहीं गिन पाऊंगा। इसका मतलब अगर हमको रियल में प्रैक्टिकल करना है तो मोल का एक दूसरा भी हमारे पास कोई सिस्टम होना चाहिए। और वो सिस्टम क्या होता है तो मैं आपको बताऊं कि 1 मोल क्या है। तो तीसरी आप इसी परिभाषा याद रखेंगे कि 1 मोल क्या है, तो किसी परमाणु के परमाणु भार के बराबर ग्राम में द्रव्यमान। यानी मोल क्या है? ग्राम में द्रव्यमान है। कितना ग्राम है? जैसे आप कहते हैं ग्राम में द्रव्यमान है, आखिर में कितना ग्राम होगा? तो आपने पढ़ा होगा कि हर परमाणु का अपना परमाणु भार होता है, तो उस परमाणु के भार के बराबर ग्राम में द्रव्यमान को हम 1 मोल कहते हैं। जैसे मान लीजिए, तो मैं तीसरी परिभाषा क्या लिखूं कि परमाणु के यानी एटम के परमाणु भार के बराबर, परमाणु के परमाणु भार के बराबर ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान, ये मोल की परिभाषा हुई परमाणु के लिए। अगर परमाणु की बात करें तो परमाणु के परमाणु भार के बराबर ग्राम में द्रव्यमान को हम 1 मोल कहते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी का प्रैक्टिकल यूज भी है। तो किसी परमाणु का 1 मोल का मतलब क्या होता है? तो परमाणु के परमाणु भार के बराबर ग्राम में द्रव्यमान को हम 1 मोल कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, एक काम अब करना ये है, वो काम ये है कि आप सिंपली यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण परमाणुओं के परमाणु भार आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे हम कुछ लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार? 1 होता है। आप जानते हैं परमाणु भार ऊपर लिखा जाता है। ऐसे अगला तो जो आपको बार बार जरूरत पड़ेगी, उस जरूरत क्या पड़ेगी, वो आपका होता है, आप अगला कार्बन का याद कर लीजिए। कार्बन कितना होता है? तो 12 होता है। समस्थानिक में 14 होता है, 12 प्लेन टाइम आप याद रखें। कार्बन का 12 होता है। एन कितना होता है? तो एन का आप जानते हैं 14 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? तो 16 होता है। सल्फर का याद कर लिए कितना होता है? 32 होता है। फास्फोरस कितना होता है? 30 होता है, याद रख लीजिए। सोडियम का कितना होता है? तो सोडियम का जो होता है वो 23 होता है। पोटेशियम कितना होता है? तो 39 होता है। तो ये जो प्रमुख तत्व हैं इनका परमाणु भार पहले आपको याद कर लेना चाहिए कि किसका कितना परमाणु भार है। अब मान लीजिए हमसे कोई पूछे कि 1 मोल सोडियम का मतलब क्या है, यानी कि 1 मोल ऑफ सोडियम, सोडियम के 1 मोल का मतलब कितना होगा? हम इसके बारे में 2 उत्तर दे सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा कि एवोगैड्रो संख्या के बराबर सोडियम परमाणु, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम के परमाणु। तो इतने सोडियम परमाणुओं को हम यहाँ पर 1 मोल कहेंगे, इस तरह से। यानी एवोगैड्रो संख्या याद रखिए, इसी को हम एवोगैड्रो नंबर बार बार बोल रहे हैं, आपको याद कर लेना चाहिए। तो यही एवोगैड्रोज नंबर है। तो एवोगैड्रो संख्या आप याद कर लीजिए, इतने परमाणुओं को हम यहाँ पर 1 मोल परमाणु कहते हैं। अब मैंने कहा कि इसको गिनना इम्पॉसिबल, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो हम अगली बात जो मेन है वो क्या करेंगे, वो होगा हमारा इन टर्म्स ऑफ मास इन ग्राम, यानी ग्राम में इसका कितना द्रव्यमान होगा। तो आप देख रहे हैं सोडियम का परमाणु भार कितना 23 होता है। तो बस जितना होता है परमाणु द्रव्य भार उतने ग्राम को हम 1 मोल कहते हैं। तो अगली परिभाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितनी? इसके परमाणु भार के बराबर ग्राम में द्रव्यमान, यानी कि सोडियम के परमाणु भार के बराबर ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान। और वो कितना होता है? आपने देखा साफ साफ लिखा है 23, यानी कि 23 ग्राम। तो इस तरह से हम 23 ग्राम सोडियम को हम 1 मोल सोडियम कहेंगे। इसी प्रकार अगर पोटेशियम की बात करें कोई, तो पोटेशियम के लिए कितना हो जाएगा भाई?
या मान लीजिए मुझे कोई पूछता है कि बताओ 1 मोल सल्फर का मतलब क्या हुआ, तो हम क्या समझेंगे कि 1 मोल सल्फर का मतलब हो जाएगा 32 ग्राम ऑफ सल्फर, है ना। 1 मोलियन का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं परमाणु भार 14 है, तो क्या हो जाएगा 14 ग्राम, 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इस तरह से अगर कोई परमाणु हमारा परमाणुीय अवस्था में है कोई तत्व, तो उस परमाणु का हम परमाणु भार कम से कम इतने का आप जरूर याद रख लीजिए, तभी हम लोग इसको आगे समझ पाएंगे ढंग से। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 1 होता है, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन को हम 1 मोल हाइड्रोजन कहेंगे। कार्बन कितना होता है, 12 भी होता है, कार्बन का 14 भी होता है, यांत्रिक रूप से इसमें स्थानिक होते हैं 2, आप जानते हैं, हम 12 वाले की बात अभी कर रहे हैं। तो कार्बन कितना होता है 12, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम 1 मोल भी पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, 2 परिभाषा हम बताएंगे, 2 उसका उत्तर देंगे। एक अगर वो संख्या पूछेगा तो सभी के लिए संख्या तो एक ही रहेगी, जैसे कोई पूछे 1 दर्जन चाहे चींटी कहे चाहे 1 दर्जन हाथी कहे, दोनों का मतलब 12 ही होता है। 1 दर्जन चाहे कुर्सी कहे चाहे 1 दर्जन आपका तख्त कहे, उसका मतलब 12, यानी किसी भी संख्या का अगर किसी भी पदार्थ के अगर 1 दर्जन की बात, सबका मतलब 12 ही होता है। तो उसी प्रकार से चाहे परमाणु आपका छोटा सा हो हाइड्रोजन हो, चाहे बड़ा सा यूरेनियम हो, संख्या की बात होगी तो 1 मोल का मतलब हमेशा संख्या फिक्स है, आप इसको याद कर लीजिए, ये एवोगैड्रो संख्या कहलाती है, इसका मान ये होता है 6.022 × 10⁻23, ये हो गया। लेकिन द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान सबका अलग होगा, भाई चींटी का द्रव्यमान अलग है, हाथी का द्रव्यमान अलग है, साइकिल का द्रव्यमान अलग है, ट्रक का द्रव्यमान अलग है। तो संख्या भले ही 1 दर्जन का मतलब सबकी संख्या 12 होती है, लेकिन द्रव्यमान की बात करेंगे, द्रव्यमान सबका बदल जाएगा। हाइड्रोजन छोटा परमाणु है, इसका भार 1 होता है, परमाणु भार 1 होता है, तो इसका मतलब क्या, खाली 1 ग्राम हाइड्रोजन को हम 1 मोल कह देंगे। लेकिन वही अगर आप सोडियम पे आएंगे तो इसका परमाणु भार, चूंकि भारी परमाणु है, इसका 23 होता है परमाणु भार, ये कितना हो जाएगा आपका 23 ग्राम हो जाएगा। तो किसी भी परमाणु के बारे में अगर कोई बात करे तो आप 2 उत्तर बताइए, एक संख्या के रूप में जो कि हमेशा फिक्स है संख्या, वो एवोगैड्रो संख्या कहलाती है, और एक क्या बताएंगे उसके भार के बराबर, ग्राम में भार के बराबर, और वो कितना होता है परमाणु के परमाणु भार के बराबर। ये प्रमुख हमारे परमाणु हैं, इनका परमाणु भार आप याद कर लीजिए। अब इसके बाद से अणु की बात आती है, तो परमाणु के लिए हमने कह दिया कि परमाणु भार के बराबर होता है, लेकिन इसके बाद अगर मैं अणु की बात करूं तो अणु आप जानते हैं कैसे बनते हैं, तो आप जानते हैं कि परमाणुओं के आपस में मिलने से अणु बनते हैं। तो अगर हम पूछें कि मोल यानी मोल ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि परमाणु के बाद नहीं, हम अणु की बात कर रहे हैं, मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो जाएगा, अगर नंबर में पूछेंगे तो नंबर आपका वही रहेगा। तो अगर संख्या के रूप में पूछते हैं, अगर संख्या के रूप में पूछते हैं तो कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 6.022 × 10⁻23, मतलब एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या के बराबर हो जाएगा। संख्या को मुझे यही कहा जाएगा। संख्या में कभी बदलना ही नहीं है, चाहे छोटा सा परमाणु हो, चाहे उसके मूल कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे बड़े बड़े जटिल यौगिक हों, सब में आप संख्या फिक्स रखेंगे। जैसे 1 दर्जन का मतलब हमेशा 12 होता है, चाहे कोई चीज़ छोटी हो चाहे बड़ी हो, वैसे 1 मोल का मतलब हमेशा यही होता है। लेकिन अब जब भार के रूप में पूछेगा, या ये पूछा जाए कि द्रव्यमान यानी ग्राम में द्रव्यमान के रूप में, अगर ग्राम में द्रव्यमान के रूप में अगर हमसे पूछेंगे तब हम क्या कहेंगे। अब देखिए हमारे पास अणु है, अब बात यहाँ पर अणु की हो रही है, तो आप जानते हैं जिस प्रकार से अणु का होता है अणुभार, वैसे यहाँ परमाणु का होता है परमाणु भार, वैसे अणु का होता है अणुभार। यहाँ पर क्या पूछेंगे, अगर ग्राम में द्रव्यमान के रूप में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे कि अणु के अणुभार के बराबर ग्राम में द्रव्यमान। हम क्या कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे कि अणुभार के यानी कि अणु मानी मॉलिक्यूल के अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार के बराबर ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान, ये हो जाएगा आपका। तो अणु के अणुभार के बराबर ग्राम में द्रव्यमान, ये हम लोग का मिल जाएगा। अच्छा, अब देखिए क्या करना है, हम उदाहरण ले रहे हैं। मान लीजिए हमसे कोई पूछता O2, ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो अब आप देखिए हम पहले आप बता चुके हैं कि O का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16, और O2 में 2 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा 2 × 16, तो अणुभार कितना हो जाएगा इसका, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना हो जाएगा 2 × 16। कैसे आया,
एक O का होता है 16, 2 कितना हो जाएगा, 2 × 16 यानी कि 32, यानी कि 32 हो जाएगा। यानी O2 का अनुभार कितना होता है, 32 होता है। तो 1 मोल O2 का मतलब कितना हो जाएगा, यानी अगर मैं पूछूं 1 मोल ऑफ O2 तो कितना हो जाएगा। फिर हमारे दो उत्तर मिलेंगे। अगर संख्या पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 O2 मालिक्यूल। इतने O2 मालिक्यूल O2 के अणु की संख्या को हम 1 मोल कहते हैं। और इसी को अगर हम द्रव्यमान के रूप में कितना कहेंगे, तो जितना इसका अणुभार है उतना ग्राम, यानी कि 32 ग्राम्स ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन के 32 ग्राम को हम 1 मोल कहेंगे। तो इस तरह से हम O2 का या किसी मालिक्यूल का हम 1 मोल समझ गए। हम वो मालिक्यूल मतलब क्या समझेंगे हम लोग, कि मालिक्यूल के अणुभार के बराबर ग्राम में द्रव्यमान को हम उसका 1 मोल कहते हैं। अब मैं थोड़ा और जटिल अगर मालिक्यूल अगर लेता हूँ तो वो क्या लेता हूँ, देखिए मान लीजिए मुझे वाटर मालिक्यूल लेना है। वाटर मालिक्यूल का 1 मोल का मतलब क्या है, यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर। वाटर के 1 मोल के बारे में हमको जानना है। हम क्या करें, हमको पहले वाटर का अणुभार पता करना चाहिए। हम क्या करें, देखो यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, हम मालिक्यूलर वेट या मास जो कहना कह लीजिए ऑफ वाटर पहले हम निकालें। एक कितना हो जाए, H का होता है 1, तो 1 H का होता है 1, तो 2 कितना हो जाएगा, 1 × 2, यानी कि हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा बराबर 2 × 1। देखिए 2 परमाणु है हाइड्रोजन के और 1 H का 1 होता है, 2 × 1 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, O कितना होता है 16, तो इसको जोड़ दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 2 × 1 यहाँ पर 2 और 16 कितना 18 हो जाएगा। तो इस तरह से 1 मोल ऑफ H2 का मतलब कितना हो जाएगा, 18 ग्राम, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर, यानी पानी के 18 ग्राम को हम 1 मोल ऑफ वाटर कहेंगे। इसी प्रकार से थोड़ा और मैं बड़ा मालिक्यूल लेता हूँ। मान लीजिए मैं बात करूँ, आप सब लोग जानते हैं तेजाब H2SO4, तो H2SO4 का अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसका पहले मालिकुलर वेट निकाल लीजिए। तो मालिकुलर मास या मालिकुलर वेट कितना हो जाएगा, तो हम सब लोग को निकालने आता है। H का जानते हैं कि 1 होता है और 2 का कितना हो, 2 × 1, ये हम लोग का हो जाएगा 2 × 1, ये हो जाएगा। प्लस सल्फर का देखो एक ही परमाणु है, देखो परमाणु का जो प्रतीक सिंबल है उसी के दाहिने जो संख्या लिखी है वो इसके परमाणु की संख्या होती है। जैसे H के बगल में 2 लिखा है, इसका 2 परमाणु था। सल्फर के बगल में कुछ नहीं, मतलब 1 माना जाएगा। तो सल्फर का एक ही परमाणु है, उसका 32 होता है, तो इसका हो जाएगा प्लस 32। अब प्लस देखिए O का यहाँ पे 4 है, तो 4 और इंटू O का कितना होता है, 16 होता है। हमको याद रखना पड़ेगा 16। तो इसको अब इसको ऐसा कर दीजिए, गुणा कर लीजिए, तो 2 × 1 आपका हो जाएगा 2, अब प्लस ये 32 हो गया। अब प्लस आपके यहाँ पे 4 × 16 64, 64 जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 4 2 6 2 8 और 6 3 9 98। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल का मालिकुलर मास होता है 98, और जो मालिकुलर मास या मालिकुलर यानी परमाणु अणुभार होता है उसी में उसके बराबर ग्राम में द्रव्यमान को हम 1 मोल कहते हैं। तो इस तरह से 1 मोल, कोई हमसे पूछे कि 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फार्मूला होता है, याद कर लीजिए, का मतलब कितना हो जाएगा, हम कह सकते हैं 98 ग्राम, 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4। इस तरह से अगर हमको किसी मालिक्यूल का फार्मूला पता हो तो हम उसका आसानी से बता सकते हैं इसका कितना मोल होगा। कभी कभी बच्चों को जैसे सवाल आता है कि पूछा जाएगा कि इतने ग्राम कोई पदार्थ का नाम दे दिया जाएगा, इतने ग्राम पदार्थ में कितने मोल हैं। तो इस तरह से आपको मोल का एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, उसको आप लिखिए, देखिए और समझिए। तो मोलों की संख्या का एक फार्मूला है, तो मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ ग्राम में पदार्थ की मात्रा, ग्राम में पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अगर परमाणु भार होगा तो आप उसे लिख देंगे परमाणु भार, और अगर अणुभार होगा तो आप लिख देंगे वहाँ पर अणुभार। अगर मालिक्यूल हो जाएगा तो आपका मालिकुलर मास यानी अणुभार हो जाएगा, और परमाणु होगा तो परमाणु भार उसका हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको एक एग्जांपल दें,
हमसे पूछ आपसे कोई पूछ दे कि मान लीजिए कि 100 ग्राम सोडियम में, या मैं एग्जाम्पल बदलता हूँ थोड़ा सा, 69 ग्राम सोडियम में सोडियम के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कहा जाए कि 69 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणु के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात करना है तो क्या निकलेगा, देखिए फार्मूला आपके पास है। मोलों की संख्या क्या लिखा है, ग्राम में पदार्थ की मात्रा, तो हम क्या कर लेंगे, मोलों की संख्या बराबर, कैसे निकालें हम, ग्राम में पदार्थ की मात्रा कितनी है 69, ये हम लोग कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, और बटा पदार्थ का परमाणु भार, चूंकि सोडियम आप जानते हैं आपका परमाणु है, तो यहाँ पर पदार्थ का परमाणु भार लिया जाएगा, कितना होता है 23 होता है, तो 69/23 यानी कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3 मोल यहाँ पर सोडियम हो जाएगा। तो सिंपली हमने उदाहरण क्या लिया था, उदाहरण क्या था कि 69 ग्राम सोडियम में सोडियम के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मोलों की संख्या का फार्मूला आपके पास है, और वो फार्मूला क्या है कि ग्राम में पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का परमाणु भार। तो पदार्थ की मात्रा हमको क्वेश्चन दिया था 69 ग्राम, अब पदार्थ का परमाणु भार हम पहले जानते हैं कितना होता है 23 होता है, कितना हो जाएगा 69/23 यानी कि 3 मूल यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से ऐसे ही मैं अगर उदाहरण बदलूँ, थोड़ा सा मैं मालिक्यूल ले लूँ, मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि हमको पता करना है 100 ग्राम पानी में जल के मोलों की संख्या। अब मैं आप एग्जाम्पल अपना बदल लें, एग्जाम्पल नंबर 2, या इसको क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या है, ये क्या है अपना का कि 100 ग्राम जल में, जल के यानी पानी के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। हमारे पास फार्मूला पहले से, मोलों की संख्या किसके बराबर, फार्मूला क्या था, पदार्थ की मात्रा ग्राम में अब बटे पदार्थ का अणुभार। अणु हो क्योंकि हमने यहाँ पर पानी लिया है, और पानी जल यानी पानी क्या होता है, एक अणु होता है, इसका फार्मूला क्या होता है H2O होता है। तो इस बार हमने एग्जाम्पल में अणु लिया है, मालिक्यूल लिया है, जल लिया है, तो हमें यहाँ पर अणुभार वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। और वो क्या होता है, हमने क्या लिखा था, वहाँ लिखा था पदार्थ की मात्रा कितनी है 100 ग्राम। ये क्या हो जाएगा हम लोग का नंबर ऑफ मोल को अगर मैं n से लिखूँ, अगर n हम लोग क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा हो गया हमारा 100 ग्राम, अब बटे पदार्थ का अणुभार, जल का अणुभार कितना होता है 18, में निकाल के दिखाया था आपको। भाई हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, वो क्या होता है 16, 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। तो इस तरह से आप 100 को 18 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका यहाँ पर मोलों की संख्या हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा 18 × 90 5, यानी 5.55 मोल्स। इस तरह से हम किसी पदार्थ के मोल की संख्या आसानी से हम निकाल सकते हैं। किसी पदार्थ के दी गई मात्रा में हम मोलों की संख्या का भी हम इस तरह से गणना आसानी से कर सकते हैं। हमने कुछ उदाहरण भी करके आपको दिखाया था। तो इस तरह से मूल जो सिद्धांत है इसको आप समझ गए होंगे। अगर मैं दोहराने की बात 1 मिनट में कर दूं तो मोल का मतलब क्या हो गया, एक आप बताएंगे मोल क्या है, एक इकाई है इसकी, तो किसी पदार्थ को मापने की इकाई है। और इसका मीनिंग क्या है, तो एक संख्या है, वो संख्या कितनी है, एवोगैड्रो संख्या के बराबर है। वो संख्या कितनी होती है, तो 6.022 × 10⁻23 के बराबर होती है। फिर और अब क्लियर करना हो क्या है, मोल एक द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान कितना होगा, ग्राम में होगा। कितना होगा, हम पूछेंगे आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अगर कोई पूछता है कि हम परमाणु की बात कर रहे हैं, तो परमाणु के परमाणु भार के बराबर ग्राम में द्रव्यमान हो जाएगा। उदाहरण में लिया था हमने, तो हम एग्जाम्पल लिखे, जैसे सोडियम का 23 है, 23 ग्राम सोडियम को हम 1 मोल कहेंगे, 12 ग्राम कार्बन को हम 1 मोल कहेंगे। और अगर अणु होगा तो अणु का अणुभार आप जानते होते हैं, और उस अणुभार के बराबर ग्राम में द्रव्यमान को हम लोग 1 मोल कहते हैं। तो इस तरह से हम मोल के बारे में ढंग से जान गए। आपके कुछ क्वेश्चन करा दिए, आप इसको रिवाइज करिए, बाकी बातें अगले क्लास में हम कर लेंगे। थैंक यू। क्या 4 घंटे घूमा नहीं।